हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को द EDU24 चैनल में EDU24 ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं दरोगा के एग्जाम में जो साइंस के सवाल आते हैं उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं और इस संदर्भ में हम पहले फिजिक्स को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स यानी बल का एसआई मात्रक यहाँ पे पूछा गया है। तो बल का एसआई मात्रक होगा न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? तो द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बोला गया है कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया नेक्स्ट तीसरा सवाल में कि निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है। कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि के बारे में बताया जाता है कि अदिश राशि ऐसे राशि को बोलते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। एक होता है अदिश और एक होता है सदिश राशि। सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं और अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है अदिश राशि, तो यहाँ पे अदिश राशि हो जाएगा आपका तापमान। क्या हो जाएगा? तापमान। ये सब सदिश राशि है। ये सब क्या है? सदिश राशि। बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण होगा, ये सब आपका सदिश राशि है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 4 नंबर। रॉकेट का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है? तो रॉकेट का कार्य सिद्धांत हमारा हो जाएगा न्यूटन के 3rd लॉ पे आधारित है। न्यूटन का जो तीसरा नियम है उस पे आधारित होगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। वोल्ट जो होता है वह विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। और ओम जो होता है वह प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। और कूलाम जो होता है वह विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 1 किलो वाट घंटा जो है वो कितना के बराबर होता है? 1 किलो वाट घंटा जो है वह कितना के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे दशमलव छूट गया है, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विबग्योर के बारे में हम लोग जानते हैं पहले से, VIBGYOR। विबग्योर में ये आपका हो जाएगा वायलेट रंग, बैगनी रंग हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा रेड। ठीक है, तो रेड का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे अधिक होता है। रेड का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है। इसका सबसे कम हो जाएगा और रेड का सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड, यानी पूछा गया कि श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्पर्सन यानी वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? तो वर्ण विक्षेपण के बारे में बता दें कि श्वेत प्रकाश का विभिन्न 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। परावर्तन की बात करें तो यह जो है दर्पण से होता है। दर्पण में क्या होता है? परावर्तन होता है। अपवर्तन जो है वो लेंस में देखने को हम लोगों को मिलता है। ठीक है, और चलिए
इसी के साथ हम अगले सवाल पे आते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का मापने का यंत्र क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। और भी है इसमें, थर्मोमीटर जो है वो ताप मापने का इकाई, थर्मोमीटर से ताप मापते हैं। थर्मोमीटर से हम लोग ताप मापते हैं। हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता मापते हैं। और लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता मापते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पूछा गया है कि ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। ये आपका 4 ऑप्शन है। ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस्पात। इस्पात यानी ठोस। ठोस में ध्वनि सबसे तेज से चलती है। उससे कम गति होता है द्रव में, और सबसे कम गति जो होता है वो गैस में होता है। निर्वात में प्रकाश गमन करता है। निर्वात में प्रकाश, और ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो चले नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। वायु जो है हमारा वह क्या है? गैसों का मिश्रण है। गैसों का मिश्रण। और वाटर जानते ही हैं, H2O। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि ऊर्जा को हम न बना सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, केवल उसके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। और इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक आपका, केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है? 273 केल्विन। 273 केल्विन। और सेल्सियस में अगर हम लोग चलते हैं तो 0 डिग्री पे फ्रीजिंग उसका होता है। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अवतल लेंस हमेशा बनाता है। तो यहाँ पे अवतल लेंस जो होता है वह हमारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जैसा गुण अवतल लेंस का होता है उसी तरह का गुण हमको उत्तल दर्पण में देखने को मिलता है। उत्तल दर्पण में भी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेंस की क्षमता मापी जाती है। तो लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। इसमें डायोप्टर में लेंस की क्षमता मापी जाती है। और ऑप्शन को देख लेते हैं। मीटर जो है वो लंबाई का ऐसे मात्रक है। वाट जो है वो शक्ति का ऐसे मात्रक है। और कैंडोला जो है, कैंडेला, वो ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि ओम का नियम संबंधित है। तो ओम के नियम से हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, V बराबर I R। यहाँ V जो है वो क्या है? तो विभवांतर हो जाएगा। I जो है हमारा क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध हो जाएगा। I का मतलब करंट यानी धारा हो गया, विभवांतर यानी ये हो गया वोल्ट। तो ये हो जाएगा आपका ओम के नियम से V बराबर I R। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 16 नंबर, कार्य का इसे मात्रक क्या होता है? तो कार्य का इसे मात्रक जो है वो होता है जूल। क्या होता है कार्य का इसे मात्रक? जूल होता है। तो इसी के साथ यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन को भी। यहाँ न्यूटन लिखा हुआ है, तो न्यूटन होता है बल का
SI बल का SI मात्रक, और वाट होता है किसका? शक्ति का SI मात्रक, और पास्कल होता है किसका? पास्कल किसका होता है? दाब का SI मात्रक। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत का क्या मतलब होता है? जिसका यूज हम लोग एक बार कर लिए फिर उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वही होता है अनवीकरणीय स्रोत। जैसे यदि कोयला को हम खत्म कर देंगे, जला देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? उसको हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो जल विद्युत ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इसको हम फिर से पुनर्चक्रण के द्वारा नवीनीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। तो चलिए, ये बाकी सब जो है आपका नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है। ये भी वही है और ये भी नवीकरणीय स्रोत ही है। कोयला जो है आपका अनवीकरणीय स्रोत है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। प्रतिध्वनि की घटना आधारित है। तो प्रतिध्वनि की जो घटना होती है वो परावर्तन पे आधारित होती है। प्रतिध्वनि की घटना किस पे आधारित होती है? परावर्तन पे आधारित होती है, यानी ध्वनि का परावर्तन इसमें आंसर हो जाएगा। और ध्वनि जो हमारा प्रतिध्वनि सुनने को मिलता है वह लगभग 16.5 मीटर के डिस्टेंस पे सुनने को मिलता है। तो नेक्स्ट और आगे देख लेते हैं यहाँ पे। फिर चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब है 19 नंबर सवाल में, जल के अति शीतलन की घटना है। जल के अति शीतलन की घटना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बिना जमाए ठंडा करना। ये क्या हो जाएगा आपका? जल के अति शीतलन की घटना यही होता है, यानी जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बिना जमाए ठंडा करना ही अति शीतलन कहलाता है जल का। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत यहाँ पे पूछा गया है। तो ट्रांसफार्मर का जो कार्य सिद्धांत होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे आधारित होता है। इस पे आधारित होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे आधारित होता है। और इस तरह आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का बी, म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब है, हम लोग अभी जो 20 प्रश्न देखें वो फिजिक्स का था, भौतिकी फिजिक्स का। अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का कुछ सवाल आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पूछा गया है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। NaCl ये आपका हो जाएगा, ये साधारण नमक है जिसका यूज हम लोग घर में भी करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड क्लोराइड ये आपका हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, और ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए इसी प्रश्न के साथ हम लोग फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसमें एक टर्म है पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच जो है किसी भी पदार्थ के क्षारीयता या अम्लीयता को बताता है, क्षारीयता या अम्लीयता को बताता है। और यहाँ पे पूछा गया है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान होता है 7। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि सोरेनसन नाम का जो वैज्ञानिक, सोरेनसन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीएच स्केल दिया। क्या दिया? पीएच स्केल। और इनके स्केल पे जो था वो 0 से 14 तक अंकित था नंबर। ठीक है,
और इनका इस स्केल का जो मिड पॉइंट माना गया था वो था 7। क्या था? 7 था। 7 से अगर हम 0 की तरफ जाते हैं तो हमारा पीएच मान क्या होगा? घटेगा। पीएच मान घटेगा यानी अम्लीयता इसमें बढ़ता है। अम्लीयता इसमें क्या होगा? इंक्रीज होगा। पीएच मान जब घटता है 7 से कम पे जाता है तो वो अम्लीयता को दिखाता है और उसमें अम्लीयता बढ़ता है। ठीक है। और 7 से अगर हम दाएं की तरफ जाएंगे यानी 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा, तो वो हो जाएगा आपका क्षारीयता के अंतर्गत, क्षारीयता। ठीक है। तो सोरेंसन नाम का जो साइंटिस्ट है वो पीएच स्केल के बारे में बताए थे। 0 से 14 तक उस पर अंकित रहता है। उसका मिड पॉइंट उन्होंने 7 लिया था। 7 को न्यूट्रल मान लिया था। 7 को न्यूट्रल माना तो न्यूट्रल में यही आपका शुद्ध जल का पीएच मान यानी जल आता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। यहाँ पे CO2 है तो CO2 के बारे में जान लीजिए। ये आग बुझाने वाला गैस है। आग लगाने वाला ऑक्सीजन होता है, बुझाने वाला CO2 है। उसके बाद यहाँ पे N2 है तो N2 गैस है। इसकी मात्रा जो है वायुमंडल में लगभग 71% के 78% के आसपास है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाँ, सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया था। 24 नंबर क्वेश्चन अब पूछा गया है आपसे कि पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो इसके लिए हम एक ट्रिक याद रखेंगे। ओ सियाल, ओ सियाल, ओ सियाल फेंकना, फेंक। ओ का मतलब हो गया ऑक्सीजन। क्या हो गया? ऑक्सीजन। और SI, SI का मतलब हो गया सिलिकन। क्या हो गया? सिलिकन। ठीक है। और उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है फेरस यानी लोहा, फिर आएगा कैल्शियम और फिर आएगा सोडियम। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या है? देखिए, पहले नंबर पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है। तो इस अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है। यदि ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं रहता तो आप लगाते क्या? सिलिकॉन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 25 नंबर प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का पहले सूत्र देख लेते हैं। बेकिंग सोडा इसका जो हो जाएगा रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट और इसका सूत्र हो जाता है आपका NaHCO3। ये हो गया आपका सोडियम बाई कार्बोनेट, ये रासायनिक नाम हो गया और इसका सूत्र हो गया NaHCO3। और ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं वाशिंग सोडा। ठीक है। और इसका सूत्र होता है Na2CO3, NO2CO3। फिर हम अगले का ऑप्शन को देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, NaOH। और इसका उपयोग जो है हम लोग साबुन बनाने में भी करते हैं। नेक्स्ट है आपका सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और इसका यूज जो हम लोग साधारण नमक के रूप में करते हैं, साधारण नमक के रूप में करते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। और अगला सवाल है आपका 26 नंबर। और 26 नंबर में पूछा गया कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन एक उत्कृष्ट गैस है? कौन एक उत्कृष्ट गैस है? इसका क्या नाम है? उत्कृष्ट गैस है। इसी को हम लोग अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये 6 जो आपका होता है गैस, इसको हम लोग उत्कृष्ट गैस के नाम से जानते हैं। और आपको पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस है, तो यहाँ देखिएगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में पता है, यह आग लगाने में सहायक होता है। नाइट्रोजन में हम लोग सीमेन को, सीमेन समझते हैं ना, वीर्य, गाय भैंस का जो वीर्य होता है उसको सुरक्षित रखा जाता है ठंडा करके। ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो क्या है? ईंधन है भविष्य का। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 28 नंबर पूछा गया है कि सिरका में होता है, सिरका में होता है, तो सिरका में देखिए होता है क्या है, इसमें होता है एसेटिक एसिड। क्या होता है? एसेटिक एसिड। ठीक है। और हम ऑप्शन बी पे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है? सिट्रिक एसिड। तो ये आपको मिलता है खट्टे फलों में। किसमें मिलता है? खट्टे खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है। टार्टरिक एसिड की बात कर लें तो आप लोगों को नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, इमली। इमली में मिलता है टार्टरिक एसिड। चलिए लिख देते हैं इमली। क्या लिख देते हैं? इमली में मिलता है टार्टरिक एसिड। और लैक्टिक एसिड हम लोग वो किस में मिलता है? दूध में, दही में। तो लिख दीजिए दूध, या दही भी लिख सकते हैं। दही। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 29, ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है सब्लिमेशन। क्या कहलाता है? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस में जो होता है वो ठोस सीधा गैस में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कपूर, ये सब जो होता है, कपूर है, नेफ्थलीन है, ये सब जो होता है वो सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। ठीक है। इसका उदाहरण अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो कपूर होगा, सल्फर होगा, नेफ्थलीन होगा, ये सब जो है आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है संघनन। संघनन का मतलब होता है गैस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना संघनन होता है। ठीक है, ये हो गया। और चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? तो ये आसान सवाल है, आपको पता ही होगा कि इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो होता है मरकरी, ये आपका मरकरी जो होता है वो आपका कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में यानी तरल अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। तो इसी के साथ चलते चलते कहना चाहते हैं कि मुश्किलें आनी है, मुश्किलें जानी है, मुश्किलें आनी है, मुश्किलें जानी है, सबको दरकिनार कर दो। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो EDU24 ऑफिशियल चैनल से जुड़ता है उन सब का बेड़ा पार कर दो, उन सब का बेड़ा पार कर दो। थैंक यू, धन्यवाद।